नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया, स्वास्थ्य बहुत खराब रहा, धीरे धीरे सुधर रहा है। आप सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं तो बहुत जल्दी पिछली गति हम पकड़ लेंगे, पहले जैसी गति में आ जाएंगे। आज से शुरुआत कर रहे हैं, बुधवार का दिन है, गणेश जी का स्मरण करते हुए हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर उसी छोर को पकड़ते हैं जहां पर हम थे पहले, यानी आत्म मूल्यांकन श्रृंखला के जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला के सत्र चल रहे थे, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी दोस्तों, जब तक स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक हम हफ्ते में केवल एक ही वीडियो करेंगे। और आप सभी लोग ये ध्यान रख लें कि ये जितने भी हिंदी साहित्य के आत्म मूल्यांकन श्रृंखला के सत्र हैं, उन पर लिखा भले ही फर्स्ट ग्रेड हो, लेकिन वो सेकंड ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित होता ही है। तो आज के सत्र में दोस्तों हम बात करने वाले हैं साठोत्तर या समकालीन कविता पर आधारित कुछ एक प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न साठोत्तर कविता के संबंध में असंगत कथन है। दोस्तों, पहले आपको एक बार ये याद दिला दूं कि साठोत्तर शब्द का अर्थ क्या है, यानी कौन सी कविता है जिसे हम साठोत्तर कविता के नाम से संबोधित करते हैं। 60 और उत्तर दो शब्द हैं इसमें। 60 उत्तर का मतलब है जवाब नहीं, आंसर नहीं, बल्कि बाद की, यानी सन 60 के बाद की लिखी हुई कविता को साठोत्तर कविता कहते हैं। और कुछ एक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 7वें दशक के अंतिम चरण में, 7वां दशक कौन सा हुआ, 61 से 69 के बीच का जो दशक है वो 7वां दशक कहलाएगा। तो 7वें दशक के अंतिम चरण में जो कविता शुरू हुई, लिखी गई, उसे समकालीन कविता नाम दिया है। लेकिन अधिकतर विद्वान साठोत्तर और समकालीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं करते, क्योंकि इनकी विशेषताएं भी लगभग एक जैसी ही हैं। तो हम यहां पर इसीलिए सत्र में हमने लिखा है साठोत्तर और समकालीन कविता। तो असंगत साठोत्तर कविता के संबंध में असंगत कथन हमको यहां छांटना है। ए कह रहा है साठोत्तर कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर साफ रूप में उभरा है। बी में कहा गया है साठोत्तर कविता में अनेक कविता आंदोलन नए नए नामों के साथ उभरे। तीसरे में सी में कहा गया है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी कृति नई कविता स्वरूप और समस्याएं में 27 साठोत्तर कविता आंदोलनों की सूची दी है। और डी में कहा गया है कि अज्ञेय ने चौथा सप्तक की भूमिका में इन साठोत्तर कविता आंदोलनों की पैरवी की है। पैरवी करने का मतलब होता है इनका समर्थन किया है, इनकी वकालत की है। तो दोस्तों, पहला जो विकल्प है, साठोत्तर कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर साफ रूप में उभरा है, बिल्कुल कथन सही है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये असंतोष, ये अस्वीकृति और ये विद्रोह किसके लिए है? जड़ हुई परंपराओं के लिए, वो पुरानी मान्यताएं जो हमारे जीवन में आज उतनी प्रासंगिक, उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, उनके लिए। जो गलत शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो राजनीति में जो खेल खेले जा रहे हैं, उन सभी अव्यवस्थाओं के प्रति, जो प्रजातंत्र के नाम पर मखौल उड़ाया जा रहा है, उन सब स्थितियों के प्रति जो विषमता को उत्पन्न करती है हमारे देश में, असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर साठोत्तर कविता में उभरा है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे कि जो कुछ भी गलत हो रहा है परिवेश में, उन सब के प्रति साठोत्तर कविता या समकालीन कविता असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर अभिव्यक्त करती है। दूसरा बिंदु है साठोत्तर कविता में अनेक कविता आंदोलन नए नए नामों के साथ उभरे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। कविता आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, ताजी कविता, सहज कविता, निर्दिशायामी कविता, सूर्य सनातन कविता, ऐसे न जाने कितने ही कविता आंदोलन है जो सन 60 के बाद के, यानी 7वें दशक में, यानी साठोत्तर वर्षों में उभर कर सामने आए। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, जिनका संबंध नई कविता से है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, और उसमें 27 साठोत्तर आंदोलनों की सूची दी है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी गलत कथन है डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, क्योंकि ये साठोत्तर कविता के विषय में असंगत कथन है। इसमें कहा गया है अज्ञेय ने चौथा सप्तक की भूमिका में इन साठोत्तर कविता आंदोलनों की पैरवी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
चौथे सप्तक में अज्ञेय ने इनका जिक्र भी नहीं किया है, तो इसलिए यह कथन असंगत है। तो आंसर हमारा हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साठोत्तर आंदोलन नहीं है? ए अकविता, बी प्रपद्यवाद, सी ताजी कविता, डी सनातन सूर्योदयी कविता। तो दोस्तों अभी मैंने चर्चा की, अकविता साठोत्तर आंदोलन है, ताजी कविता साठोत्तर आंदोलन है, सनातन सूर्योदयी कविता भी साठोत्तर आंदोलन है, लेकिन प्रपद्यवाद साठोत्तर आंदोलन नहीं है, क्योंकि प्रपद्यवाद 1956 में शुरू हुआ। 1956 में छायावादी कविता के समानांतर दो राष्ट्रीय काव्यधाराएं, छायावाद के बाद छायावादोत्तर वर्षों में दो काव्यधाराएं चल रही थी। एक तो प्रेम और मस्ती की काव्यधारा, और दूसरा कौन सी काव्यधारा चल रही थी? हालावाद तो चल ही रहा था, उसके साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी चल रही थी। उनके बाद उसी के समानांतर एक और काव्यधारा जिसे हम प्रपद्यवाद के नाम से जानते हैं वो शुरू हुई, उसका जन्म हुआ, और इसे हम नकेनवाद भी कहते हैं। एक कविता संग्रह प्रकाशित किया गया, नकेन के प्रपद्य, और इस नकेन के प्रपद्य नाम में के जो कविता संग्रह है उसके द्वारा इस प्रपद्यवाद की नाम की एक नई काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया। नकेन जो शब्द है उसमें 3 कवि मूल रूप से उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से? नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों को जिन अन्य कवियों ने समर्थन और सहयोग दिया वे थे कुंवर नारायण, श्याम विमल, बजरंग बिश्नोई। बी विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरजा कुमार माथुर और प्रयाग नारायण त्रिपाठी। सी है धूमिल, लीलाधर जगूड़ी और मोना गुलाटी। डी है राजेश जोशी, ऋतुराज और मणि मधुकर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि कौन से हैं। जिन लोगों ने कविता आंदोलन की शुरुआत की उनमें 4 कवियों के नाम विशेष महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं गंगा प्रसाद विमल, दूसरे हैं जगदीश चतुर्वेदी, तीसरे हैं श्याम परमार और चौथे हैं सौमित्र मोहन। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जो इस आंदोलन के में शामिल नहीं थे, लेकिन आंदोलन के बाहर रहकर कविता आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उसका पक्ष ले रहे थे। और ऐसे कवियों में नाम आता है सी विकल्प में जो कवि हैं धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, मोना गुलाटी, और एक नाम और इसमें शामिल है दोस्तों, वो है राजीव सक्सेना का। ये 4 कवि थे जो प्रमुख रूप से कविता आंदोलन से बाहर रहकर कविता आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निर्देशायामी कविता की शुरुआत जिस पत्रिका के माध्यम से हुई वह है प्रारंभ, समीक्षा, लय या पहल। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लय पत्रिका जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ, 1965 में लय पत्रिका के माध्यम से शुरुआत हुई थी निर्देशायामी कविता की। यह भी एक आंदोलन था जो 60 वर्षों में प्रारंभ हुआ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आपको ध्यान रखना है कौन सी पत्रिका निर्देशायामी कविता के आंदोलन का सूत्रपात करती है? लय पत्रिका। और लय पत्रिका का कौन सा अंक? 1965 का अंक। आगे चलते हैं। सनातन सूर्योदयी कविता का सूत्रपात कब और किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? ए 1962 में भारती के होली रंगोत्सव विशेषांक के माध्यम से, बी 1955 में कृति पत्रिका के माध्यम से, सी 1963 में दिनमान पत्रिका के माध्यम से, या फिर 1965 में रूपांबरा के माध्यम से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1962 में भारती के होली रंगोत्सव विशेषांक से सनातन सूर्योदयी कविता का सूत्रपात हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उत्तर हुआ हमारा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। युयुत्सावादी कविता के साथ जुड़ा विशिष्ट नाम है, एक इसमें ई की मात्रा एक एक्स्ट्रा लग गई है दोस्तों, इसे हटा लेंगे। विशिष्ट नाम कौन सा है? युयुत्सावादी। युयुत्सा जो शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ एक बार हम समझ लेते हैं। युयुत्सा शब्द का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा,
और युयुत्सु यानी जो युद्ध करने का इच्छुक हो। तो वो कविता जो संघर्ष के प्रति प्रतिबद्ध थी, ऐसी विचारधाराओं को अभिव्यक्त करती थी, उस कविता आंदोलन को क्या कहा गया? युयुत्सावादी कविता आंदोलन कहा गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो नाम है, ए ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, बी है शलभ श्रीराम सिंह, सी है राजीव सक्सेना, डी है कुमार विकल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युयुत्सावादी जो कविता आंदोलन है उसका प्रवर्तन शलभ श्रीराम सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता आंदोलन में निम्नलिखित में से जो शामिल नहीं था, यानी अभी अभी मैंने कई बार चर्चा की आपके सामने कि कौन कौन कविता आंदोलन में शामिल थे, तो आप जाहिर सी बात है कि आपके लिए उत्तर तलाश करना बहुत आसान हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शंस हैं ए धर्मवीर भारती, बी श्याम परमार, सी सौमित्र मोहन और डी जगदीश चतुर्वेदी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धर्मवीर भारती का संबंध कविता आंदोलन से नहीं था। श्याम परमार, सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी और इनके साथ एक और थे गंगा प्रसाद विमल, इन तीनों का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? कविता आंदोलन के साथ। तो आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, ताजी कविता की शुरुआत करने और आवाज उठाने वाले थे ए जगदीश गुप्त, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी गंगा प्रसाद विमल और डी राजीव सक्सेना। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने सबसे पहले ताजी कविता की शुरुआत की, लेकिन ये कविता आंदोलन भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं हुआ और बहुत जल्दी ही जिस तरह से इसका नाम उछाला गया था लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा, उसी तरह से ये समाप्त भी हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, नवगीत आंदोलन के सूत्रधार थे ए बाल स्वरूप राही, बी राजेंद्र प्रसाद सिंह, सी रामदरस मिश्र और डी ओंकार ठाकुर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत शब्द का उल्लेख किया था 1956 में। किसके लिए किया था? सबसे पहले 1956 में नवगीत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था किसके लिए? जो नए गीत, छायावाद के बाद के वर्षों में जो नए गीत लिखे जा रहे थे, उन गीतों के लिए इन्होंने इस नवगीत शब्द का प्रयोग किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है? ए धूमिल, बी लीलाधर जगूड़ी, सी रघुवीर सहाय, डी राजकमल चौधरी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाटक जारी है जो काव्य संकलन है वो लीलाधर जगूड़ी के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर और मगध काव्य संग्रहों के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, सुरेंद्र मोहन और धूमिल। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सारे के सारे कविता संग्रह यानी चारों कविता संग्रह श्रीकांत वर्मा के हैं। दिनारंभ और माया दर्पण ये दोनों 1967 में प्रकाशित कविता संग्रह हैं उनके। जलसाघर का प्रकाशन हुआ 1973 में और मगध का प्रकाशन हुआ 1984 में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1986 में कैंसर से न्यूयॉर्क में, अमेरिका में उनका निधन हो गया था और मृत्यु के बाद, निधन के बाद उनको मगध इस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको स्मरण रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है कि रचनाकार कुमार विकल निम्न में से किस धारा के कवि हैं? नई कविता, साठोत्तरी कविता, जनवादी नव्य प्रगतिशील धारा या आधुनिकतावादी धारा? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जनवादी नव्य प्रगतिशील धारा से कुमार विकल का नाम जोड़ा जाता है और जिन्होंने एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है जैसी रचनाएं लिखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह नहीं है? ए हड्डियों में छिपा ज्वर, बी लकड़बग्घा हंस रहा है, सी दीवारों पर खून से और डी पहाड़ पर लालटेन। तो दोस्तों ये
तीनों रचनाएं चंद्रकांत देवताले की हैं, लेकिन पहाड़ पर लालटेन चंद्रकांत देवताले का कविता संग्रह नहीं है, बल्कि यह है मंगलेश डबराल की कृति। और इस बात को, इस बिंदु को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अक्सर पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है, इस तरह का प्रश्न भी मैंने देखा है प्रश्न पत्रों में बहुत पूछा जाता रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है, चंद्रकांत देवताले की नहीं। और शेष तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? चंद्रकांत देवताले की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नवगीत शब्द का प्रयोग पहली बार जिस पत्रिका में हुआ वह थी गीतांगिनी, फरवरी 1958, धर्मयुग मार्च 1956, वातायन जुलाई 1963, गीत पत्रिका 1964। दोस्तों, अभी एक प्रश्न में मैंने चर्चा की कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रवर्तन किया नवगीत का, और नवगीत शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले उन्होंने ही किया था। जितने भी नए गीत लिखे गए 1956 में, यानी छठे दशक में, छायावादोत्तर युग में, उन सबको उन्होंने नवगीत कहकर के संबोधित किया। लेकिन लिखित रूप में इसका सबसे पहला प्रयोग ए विकल्प यानी गीतांगिनी पत्रिका के फरवरी 1958 के विशेषांक में प्रयुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हिंदी कविता के साठोत्तर काव्य आंदोलन नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता, बीटनिक कविता, नवगीत, अस्वीकृत कविता, अति कविता आदि प्रभावित थे, यानी किससे प्रभावित थे, यह पूछा गया है। ए अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग के बीट आंदोलन से, फ्रांसीसी विचारक सार्त्र के अस्तित्ववाद से, टी.एस. इलियट से, या आई.ए. रिचर्ड से। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के एक कवि थे गिन्सबर्ग, इनके साथ और भी कुछ कवि शामिल थे। उन्होंने एक बीट आंदोलन शुरू किया सन 60 के दशक में, और उसका उद्देश्य था कि जो कुछ भी वही जड़ मान्यताएं हैं उनके प्रति विद्रोह करना है। यानी जो कुछ संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति में जो भौतिकवादी मूल्य और जो यांत्रिकता शामिल हो रही थी, उसके विरुद्ध इन्होंने अपनी कविता में विद्रोह का स्वर बुलंद किया। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी में जो ये आंदोलन, साठोत्तर काव्य आंदोलन, नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता और बीटनिक कविता, नवगीत, अस्वीकृत कविता, ये जितने भी आंदोलन हुए, ये सब इस अमेरिका के गिन्सबर्ग के बीट आंदोलन से प्रभावित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी किसी भी कीमत पर आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के सर्जक हैं कुमार विकल, राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपनी केवल धार जो काव्य संग्रह है वो अरुण कमल का है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अपनी केवल धार के रचयिता कौन है, तो इसे भी आप कंटेस्ट कर लेंगे। और इस कृति का प्रकाशन वर्ष 1980 माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद, या मोचीराम। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये चारों कविताएं धूमिल की हैं, और ये जो पंक्तियां हैं ये उनकी नक्सलबाड़ी कविता से हैं। नक्सलबाड़ी कविता एक ऐसी कविता है धूमिल की दोस्तों, जो पहली बात तो उनके संसद से सड़क तक जो उनका कविता संग्रह है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर रचित है, उसमें संकलित कविता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और उसी की ये पंक्तियां हैं। कविता कौन सी? कविता संग्रह का नाम है संसद से सड़क तक, लेकिन कविता संसद से सड़क तक में कौन सी है? नक्सलबाड़ी। ये आपको भूलना नहीं है। और ये कविता कैसी है? राजनीतिक पृष्ठभूमि पर रचित कविता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ए वीरेंद्र कुमार जैन, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी शलभ श्रीराम सिंह, डी विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया था। बाकी शलभ श्रीराम सिंह का जो संबंध है वो युयुत्सावादी कविता से है, और जगदीश चतुर्वेदी का संबंध नई कविता से है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कृति यहां
इस सूची में कृतिकार यानी रचनाकारों के नाम है और इसमें कृतियों के नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें सुमेलित करना है। तो इधर है ऋतुराज, रामदेव आचार्य, हरीश भादानी और नंद चतुर्वेदी, और इधर है यह समय मामूली नहीं, रोटी नाम सत है, एक मरण धर्मा और अन्य, रेगिस्तान से महासागर तक। तो दोस्तों ऋतुराज की कृति है एक मरण धर्मा और अन्य, रामदेव आचार्य की कृति है रेगिस्तान से महासागर तक, हरीश भादानी की कृति है रोटी नाम सत है, और नंद चतुर्वेदी की कृति है यह समय मामूली नहीं। यानी हमारे विकल्प होने चाहिए 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, यह भी सुमेलित वाला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कृति हैं, यानी कविताओं के नाम है, कविता संग्रहों के नाम है, और ये कृतिकार हैं। इस यात्रा में अपनी केवल धार, दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती, और यहां है वेणुगोपाल, लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल और आलोक धनवा। तो दोस्तों इस यात्रा में जो कविता संग्रह है वो है लीलाधर जगुड़ी का, जिनकी रचना कौन सी है? नाटक जारी है, जिसके बारे में हम एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। अपनी केवल धार अभी अभी हमने एक प्रश्न में पढ़ा, अरुण कमल की रचना है, यानी दूसरा और तीसरा हो गया। दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा की कृति है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। और हवाएं चुप नहीं रहती, ये कृति है वेणुगोपाल की, यानी हमारे विकल्प होने चाहिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। आइए कूट देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं मुक्तिबोध, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, लीलाधर जगुड़ी या राजकमल चौधरी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं ये। संसद से सड़क तक में उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक ही है कविता, और उसी की ये पंक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज या दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आवाजों के घेरे, साए में धूप, ये प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो दुष्यंत, सूर्य का स्वागत, ये तीनों प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो दुष्यंत कुमार की हैं, और जिन काव्य कृतियों ने उन्हें गजलकार के रूप में, हिंदी के गजलकार के रूप में, प्रथम गजलकार के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं, लेकिन ये कौन सी कविता की पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ये नहीं मिल सकी। बस इतनी ही जानकारी मुझे प्राप्त हो सकी कि ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं। तो जैसे ही मुझे मिलेगी सफलता इस रिसर्च में, मैं आपको इस बात से, इस तथ्य से अवगत अवश्य कराऊंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आंसर है ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। हमने शुरुआत की। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमारी जो यात्रा थी आत्म मूल्यांकन श्रृंखला की, वो फिर से शुरू हो पाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने शुभकामनाएं दी, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकी और हमारी ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे और पहले की तरह ही गतिवान हो, गतिशील हो, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप भी कीजिएगा और अगले सत्र में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।